कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं घनश्याम दत्त आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के भूगोल विषय के चैप्टर संख्या 3 जनसंख्या संगठन का बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अध्ययन करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से रिलेटेड क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनका आंसर हमको किस प्रकार से लिखना है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक पहुंच सके हमारे वीडियो सबसे पहले। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक भी जरूर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। हमारे चैप्टर का नाम है जनसंख्या संगठन। पहला प्रश्न, जनसंख्या संरचना से क्या अभिप्राय है। जनसंख्या संरचना के अंतर्गत किसी क्षेत्र की जनसंख्या के विभिन्न विशेषताओं जैसे आयु वर्ग, लिंग अनुपात, ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या, व्यवसाय, साक्षरता आदि का अध्ययन किया जाता है। तो जनसंख्या संरचना से अभिप्राय, जब हम किसी क्षेत्र की जनसंख्या का अध्ययन उसकी विशेषताओं के आधार पर करते हैं जैसे कि आयु वर्ग, लिंग अनुपात, ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या, व्यवसाय, साक्षरता आदि के आधार पर, तो उसे हम जनसंख्या संरचना कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, लिंग अनुपात किसे कहते हैं। तो जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं की, स्त्रियों की संख्या के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। और भारत में ये लिंग अनुपात प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में ज्ञात किया जाता है, जिसका सूत्र इस प्रकार है, स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणा में 1000। कई विकसित देशों में इसको प्रति 100 पर भी काउंट किया जाता है और उन देशों में जिस सूत्र का प्रयोग किया जाता है तो उसमें पुरुषों की संख्या ऊपर रखी जाती है, बटा में स्त्रियों की संख्या गुणा में 100, इस तरह से काउंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक लिंग अनुपात किस देश का है। तो लैटविया का है, जहां पर प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष है। तो यहाँ पर जो लिंग अनुपात है महिलाओं के अनुकूल है। सबसे कम लिंग अनुपात किस देश का है। तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग संयुक्त अरब अमीरात का है। यहाँ पर प्रति 100 पुरुष स्त्रियों पर 311 पुरुष है, यानी कि महिलाओं की जो संख्या है वो काफी कम है पुरुषों की तुलना में। अगला क्वेश्चन है, लिंग अनुपात कम होने के पीछे क्या कारण है। तो लिंग अनुपात कम होने के पीछे जो मुख्य कारण रहते हैं, खासतौर पर विकासशील देशों में लिंग अनुपात कम देखने को मिलता है। जैसे कि भारत, यहाँ पर 940 लिंग अनुपात है 1000 पुरुषों के पीछे, महिलाओं की संख्या 940 है। तो यहाँ पर लिंग अनुपात या इन विकासशील देशों में लिंग अनुपात कम होने के पीछे जो मुख्य कारण रहे हैं, स्त्री भ्रूण हत्या है, स्त्री शिशु हत्या है, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा है, स्त्री शिक्षा का अभाव है, स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का निम्न होना है, दहेज प्रथा है। तो इन सभी कारणों की वजह से जो यहाँ पर या फिर एशिया के विकासशील देशों में लिंग अनुपात कम देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का औसत लिंग अनुपात कितना है। तो विश्व का जो औसत लिंग अनुपात है वो 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। आयु संरचना से अभिप्राय, आयु संरचना के अंतर्गत किसी देश या प्रदेश में जो विभिन्न आयु वर्ग के लोगों का उनकी आयु के अनुसार वर्गों में रखकर अध्ययन किया जाता है। किसी भी देश की जनसंख्या को सामान्यतः 3 आयु वर्गों में विभाजित किया जाता है, 0 से 14 आयु वर्ग, 15 से 64 आयु वर्ग, 65 से अधिक आयु वर्ग। जनसंख्या इसका इस तरह से आयु के अनुसार विभाजन करके अध्ययन करना आयु संरचना कहलाता है। अगला क्वेश्चन, किस आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो 15 से 64 वर्ग का जो कार्यशील जनसंख्या वर्ग है उसमें सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। आयु संरचना का महत्व समझाइए कि हमको आयु संरचना के अनुसार क्यों अध्ययन करना चाहिए जनसंख्या का। तो आयु संरचना का आयु संरचना के हिसाब से जनसंख्या का अध्ययन करना क्यों जरूरी है, तो आइए देखते हैं। जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों के अनुसार अलग अलग समूह में विभाजित करके अध्ययन करना आयु संरचना कहलाता है। आश्रित जनसंख्या यानी कि डिपेंडिंग जनसंख्या अधिक होने पर वह अधिक हो जाता है और आर्थिक विकास की गति धीमी रहती है, जबकि अधिक कार्यशील जनसंख्या संसाधनों के दोहन में सहायक होती है और आर्थिक विकास को बढ़ाती है। सरकार अलग अलग आयु वर्ग के लिए अलग अलग नीति निर्माण करती है, तो सरकार के लिए भी आयु संरचना का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन विभिन्न कारणों से जनसंख्या का आयु के अनुसार अध्ययन करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, आयु लिंग पिरामिड से क्या अभिप्राय है। आयु लिंग पिरामिड आरेख में किसी वर्ष विशेष में जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों के लिंग अनुसार दिखाया जाता है। इसके बाएं भाग में पुरुष और दाएं भाग में महिलाओं को प्रदर्शित किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि अल्प विकसित देशों के आईक्यू लिंक पिरामिड या विस्तारित होती जनसंख्या पिरामिड की विशेषताओं को उदाहरण सहित समझाइए। तो आइए देखते हैं कि अल्प विकसित देशों में जो पिरामिड है वो त्रिभुजाकार आकृति में देखने को मिलता है, जिसका आधार चौड़ा और शीर्ष उसका सकड़ा होता है। यह उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्ग में जनसंख्या कम पाई जाती है, जैसे कि नाइजीरिया, बांग्लादेश, मैक्सिको आदि देशों का पिरामिड इसी आकृति का है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो बेस ईयर है पॉपुलेशन का, यानी कि 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, तो ये बेस ईयर जो पॉपुलेशन है, ये इसका जो विस्तार है वो काफी अधिक देखने को मिल रहा है, यानी कि जन्म दर काफी ऊंची है। और जैसे जैसे हम उच्च वर्ग में चलते जाते हैं तो जन्म दर सॉरी जनसंख्या कम होती जाती है। और हम यहाँ देखें कि चिकित्सा सुविधाएं भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि जनसंख्या केवल 85 वर्ग तक ही देखने को मिल रही है, उससे ऊपर जनसंख्या का वर्ग नहीं देखने को मिल रहा है। स्थिर जनसंख्या पिरामिड की विशेषताएं बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया इसका एक अच्छा उदाहरण है, जहां पर स्थिर जनसंख्या जो दिखाई देती है। तो उसका पिरामिड किस प्रकार का है, तो घंटी के आकार का यह पिरामिड है, जिसका आधार हम देखें काफी कम चौड़ा है बजाय नाइजीरिया के पिरामिड की तुलना में। और कार्यशील जनसंख्या यहाँ पर हम देखें कि जो 30 से 34 वर्ग है और एक 55 से 59 वर्ग है, इनमें अधिक देखने को मिलती है। बाकी कार्यशील जनसंख्या फिर भी अधिक ही है। और जैसे जैसे हम उच्च वर्गों में चलते जाते हैं या वृद्ध जनसंख्या की तरफ चलते जाते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ 100 प्लस जनसंख्या भी आयु वर्ग हमको दिखाई दे रही है। एक और विशेषता हम यहाँ देख सकते हैं कि जो स्त्रियां हैं उच्च वर्ग में, उनकी संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है, जैसे कि 85 प्लस या उससे अधिक आयु वर्ग में, क्योंकि महिलाओं की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है काफी अच्छी होती है। और इस वजह से जो उच्च वर्ग में महिलाओं की संख्या अधिक और पुरुषों की संख्या कम देखने को मिलती है। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों लगभग समान होती है, तो इस वजह से जो जनसंख्या है वो स्थिर प्रकार की होती है। हासमान जनसंख्या पिरामिड की विशेषताएं बताइए। तो विकसित देशों का जो पिरामिड है वो इस प्रकार का होता है, जिसको हम हासमान जनसंख्या पिरामिड कह सकते हैं। जैसे कि जापान इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, या फिर यूरोपीय देश है, जर्मनी है, या अन्य यूरोपीय देश है, वो भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जन्म दर काफी कम है, यानी कि शिक्षा का स्तर अधिक होने या फिर विकसित देश होने की वजह से जो जन्म है वो काफी कम हो रहा है। और जैसे जैसे उच्च वर्गों में जाते हैं या कार्यशील जनसंख्या की तरफ जाते हैं, तो उसकी संख्या अधिक देखने को मिल रही है। और जैसे जैसे वृद्ध जनसंख्या की तरफ हम जाते हैं, तो यहाँ पर 100 प्लस तक भी हमको जनसंख्या दिखाई दे रही है। तो यहाँ मृत्यु दर भी हमको कम देखने को मिल रही है और जन्म दर भी कम देखने को मिल रही है। और एक दूसरी स्थिति यहाँ पर भी महिलाओं की जो स्थिति है उच्च वर्ग में पुरुषों की तुलना में अधिक है, वो प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होने के कारण। जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन से क्या अभिप्राय है। तो जनसंख्या को ग्रामीण व नगरीय में बांटकर उसका तुलनात्मक अध्ययन करना ग्रामीण नगरीय संगठन कहलाता है। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों की अगर हम विशेषताओं का अध्ययन करें तो वो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होती है, ये हम जानते ही हैं। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या ज्यादातर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है, जबकि नगरीय क्षेत्रों की जो जनसंख्या है वो गैर प्राथमिक कार्य यानी कि द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसायों में लगी हुई होती है। भारत जैसे देशों की अगर तुलना अध्ययन किया जाए तो यहाँ पर हम देखें कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या अधिक एवं नगरीय क्षेत्रों में कम पाई जाती है, जबकि इसके विपरीत यूरोप और अमेरिकी देशों में विपरीत स्थिति देखने को मिलती है। यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों की संख्या अधिक और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या अधिक देखने को मिलती है। इसका मुख्य कारण प्रवास माना गया है, क्योंकि यूरोपीय देशों में या अमेरिकी देशों में शहरी क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर होने की वजह से जो महिलाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास कर रही है, जबकि भारत जैसे विकासशील देशों में ग्रामीण से नगरीय जो प्रवास है वो पुरुष प्रधान प्रवास देखने को मिलता है रोजगार के लिए। विकासशील देशों में नगरीकरण की दर तेजी से क्यों बढ़ रही है। तो विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा के अवसरों की कमी, मनोरंजन के साधनों की कमी आदि की वजह से जो जनसंख्या है वो प्रवास कर रही है शहरी क्षेत्रों की तरफ। तो इस वजह से विकासशील देशों में नगरीकरण की गति जो है वो तेजी से बढ़ती जा रही है।
अगले क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस महाद्वीप में है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, जहां पर 77% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, साक्षरता दर से क्या अभिप्राय है? साक्षरता दर कुल जनसंख्या का वह प्रतिशत है जिसमें 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक आयु के लोग दैनिक जीवन में पढ़ सकें और जो भी कुछ उन्होंने पढ़ा है उसको समझ सके और दूसरों को समझा सके, तो उन्हें हम साक्षर कहते हैं। साक्षरता दर को हमेशा प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। साक्षरता दर को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षरता दर को प्रभावित करने के कारण बताइए। तो साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारण है, आर्थिक विकास का स्तर है, नगरीकरण है, जीवन स्तर है, महिलाओं की सामाजिक स्थिति है। आर्थिक विकास का जो स्तर है जितना ज्यादा ऊंचा होगा उतनी ही साक्षरता अधिक देखने को मिलेगी। इसी प्रकार नगरीकरण है, तो नगरीकरण नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा की बेहतर सुविधाओं के कारण, स्कूल कॉलेज होने की वजह से साक्षरता जो है नगरीय क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है। तो नगरीकरण भी साक्षरता को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। जीवन स्तर है कि लोगों का जैसे जीवन स्तर ऊपर उठता जाता है, यानी कि उनकी आय बढ़ती जाती है, तो जीवन स्तर उच्च होगा और इसी वजह से या सामाजिक स्थिति भी अगर अच्छी होती है तो उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा, जिससे साक्षरता सुविधाएं हैं वो भी बढ़ेंगी और जीवन स्तर को हम साक्षरता से जोड़कर देख सकते हैं। तो जीवन स्तर उच्च होने पर साक्षरता का प्रतिशत भी उच्च ही रहेगा। महिलाओं की यदि सामाजिक स्थिति अच्छी रहेगी तो वो भी साक्षरता की दृष्टि से आगे आएंगी और एक जागरूक महिला अपने परिवार, अपने बच्चों को साक्षर करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। तो महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी उच्च होना साक्षरता के लिए अधिक अ, अनुकूल कारण है। साक्षरता का महत्व बताइए। तो साक्षरता का जो महत्व है कि साक्षरता जनसंख्या में जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, इन तीनों को प्रभावित करती है। साक्षरता गरीबी उन्मूलन का एक प्रमुख कारक मानी जा सकती है। इसके अलावा कृषि विकास, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विकास के लिए भी साक्षरता आवश्यक है। अतः साक्षरता किसी भी समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास का एक विश्वसनीय सूचक है। अगला क्वेश्चन है, व्यवसायिक संरचना से क्या अभिप्राय है? तो जनसंख्या को विभिन्न व्यवसायों में बांटकर उसका अध्ययन करना व्यवसायिक संरचना कहलाता है। जैसे कि यहाँ परिभाषा में हम देख सकते हैं, व्यवसायिक संरचना के अंतर्गत जनसंख्या जीविकोपार्जन हेतु किन कार्यों या व्यवसायों में संलग्न आदि पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। मुख्य रूप से 15 से 59 वर्ग यानी कि कार्यशील जनसंख्या जीविकोपार्जन कार्यों में लगी हुई होती है। अतः इस आयु वर्ग को कार्यशील जनसंख्या भी कहते हैं। अतः कार्यशील जनसंख्या को विभिन्न व्यवसायों में बांटकर अध्ययन करना व्यवसायिक संरचना कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं? तो अभी हमने ऊपर जैसे कि देखा है कि 15 से 59 या 15 से 64 आयु वर्ग की जनसंख्या जो जीविकोपार्जन हेतु विभिन्न कार्यों और व्यवसायों में संलग्न रहती है उसे कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव व्यवसायों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो उनको मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय को रेड कॉलर भी कहा जाता है, द्वितीयक व्यवसायों को ब्लू कॉलर, तृतीयक व्यवसाय को पिंक कॉलर, चतुर्थक व्यवसाय को व्हाइट कॉलर और पंचम व्यवसायों को गोल्ड कॉलर कहा जाता है। प्राथमिक व्यवसायों में मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, आखेट आदि कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। द्वितीयक व्यवसाय उद्योग, विनिर्माण, निर्माण, प्रसंस्करण, ऊर्जा उत्पादन आदि को द्वितीयक व्यवसाय में सम्मिलित किया जाता है। तृतीयक व्यवसाय में परिवहन, संचार, बैंक, बीमा, व्यापार, पर्यटन, मनोरंजन आदि को सम्मिलित किया जाता है। चतुर्थक व्यवसाय में सूचना, शोध, प्रबंधन, रंगमंच, लेखा कार्य, शिक्षण संस्थान, अस्पतालों कार्य, दलाली आदि को भी शामिल किया जाता है। पंचम व्यवसाय में हम देखें कि विषय के विशेषज्ञ यानी कि जो यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं, विषय के विशेषज्ञ या फिर किसी विषय के जानकार है तो उनको हम विषय विशेषज्ञ कह सकते हैं। निर्णयकर्ता, परामर्शदाता, नीति निर्धारण आदि कार्यों में जो संलग्न रहते हैं तो उनको हम पंचम व्यवसाय में शामिल करते हैं। तो इस तरह से यह वीडियो समाप्त होता है।
आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।